अब हम जो खबर आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं, ये भारत के लिए बड़े गर्व की बात है। और वो इसलिए क्योंकि जब अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत के विदेश मंत्री हिंदुस्तान की मजबूत और ताकतवर तस्वीर प्रस्तुत करते हैं तो पूरे देश को गर्व होता है। विदेश मंत्री एस जयशंकर एक बार फिर दुनिया के सामने पहुंचे अंतर्राष्ट्रीय मंच पर, और जो दो टूक बातें उन्होंने कही, ऐसा लगता है कि इन बातों को सुनने के बाद ऐसा कोई हिंदुस्तानी नहीं होगा जिसका 56 इंच का सीना नहीं हो जाएगा। और वो इसलिए क्योंकि विदेश मंत्री एस जयशंकर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दिखाई नीति और उनकी सूझबूझ को अंतर्राष्ट्रीय पटल पर इस बखूबी तरीके से रखा कि आज दुनिया मानती है हिंदुस्तान का लोहा। एस जयशंकर ने स्पष्ट तौर से कहा कि अगर हिंदुस्तान अपने कच्चे तेल की आपूर्ति करने के लिए रूस के साथ व्यापार करता है और उसके साथ साथ वहां से आयात करता है तो यह हिंदुस्तान की प्राथमिकता है। दुनिया में कोई ऐसा देश नहीं जो हिंदुस्तान की अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए उसे बाधित करे। विदेश मंत्री ने साफ तौर पर कहा कि भारत जो भी कदम उठा रहा है वो राष्ट्रहित में है और राष्ट्रहित में उठाए गए कदम हिंदुस्तान की आवाम के लिए है। आइए अब आपको दिखाते हैं कि आज अंतर्राष्ट्रीय पटल पर विदेश मंत्री एस जयशंकर किस तरह की बातें को कह रहे हैं। सबसे पहले आप जरा देखिए कि दुनिया के तमाम देशों के इस मंच पर एस जयशंकर किन किन बातों को कह रहे हैं। आपके सामने अभी हमने ये बात रखी कि कैसे उन्होंने कहा कि अगर हमारे पास जरूरत है कि हम इंटरनेशनल बाजार से तेल खरीदें तो हम वो खरीदेंगे। देखिए उन्होंने क्या कहा। Oil prices are unreasonably high. Okay, not only are oil prices high, so are gas prices. A lot of them, lot of traditional suppliers to Asia are also diverting them to Europe, because Europe is buying less oil and gas from Russia, or can buy less gas from Russia. So Europe is also actually buying much more from the Middle East and from other sources who would have supplied India. So it is a situation today where every country will try naturally to get the best deal possible for its citizens, will try to cushion the impact of this high energy prices. And that is exactly what we are doing. Now, we are not doing it in a defensive way. I mean, we have been very open and very honest about our interest. I have a country which has a per capita income of $2,000. These are not people who can afford higher energy prices. It is my obligation, my moral duty to actually ensure that I get them the best deal that I can from the world. Oil prices. और अब आपको दिखाते हैं कि विदेश मंत्री एस जयशंकर ने और क्या कहा था। यूरोप में जब वो अपनी यात्रा पर थे तो उन्होंने दुनिया के तमाम देशों को आईना दिखाया। जून के पहले हफ्ते में विदेश मंत्री एस जयशंकर स्लोवेकिया गए थे। वहां पर उन्होंने यूरोप को लेकर ये अहम बयान दिया था। पहले आप बयान देख लीजिए, समीक्षा इसके बाद करते हैं। Europe has to grow out of the mindset that Europe's problems are the world's problems, but the world's problems are not Europe's problems. That if it is you, it's yours. If it is me, it's ours. I think that's something, and I see reflections of that. इतना ही नहीं, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अपनी बेबाक राय उस फोरम पर भी रखी जहां पर आमतौर पर लोग बातों को बहुत ही कूटनीतिक तरीके से सामने रखते हैं। बिना लाग लपेट के सीधे और सरल शब्दों में 18 जून को विदेश मंत्री ने पाकिस्तान को लेकर पूरी दुनिया के सामने ये बात कही। उन्होंने कहा पाकिस्तान के साथ भारत की बहुत सारी समस्याएं हैं। सीधे तौर पर अमेरिका द्वारा पाकिस्तान को दिए गए समर्थन की वजह से ये समस्याएं सामने आई हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि पाकिस्तान को सबसे ज्यादा हथियार सिर्फ और सिर्फ अमेरिका से मिले थे। ये बात अलग है कि बीते 5 सालों में पाकिस्तान को अमेरिका से हथियारों की खेप ना के बराबर मिल रही है, या यूं कहें कि नहीं मिल पा रही है। 26 अप्रैल को एस जयशंकर ने अमेरिका की यात्रा पर भी बहुत बातें कही थी। उस वक्त यूक्रेन पर रूस ताबड़तोड़ बमबाजी कर रहा था। दुनिया के कई देश जंग पर भारतीय रुख की आलोचना कर रहे थे।
तब विदेश मंत्री एस जयशंकर ने आलोचना का जवाब देते हुए पश्चिमी देशों को आड़े हाथों लिया था। उन्होंने कहा था कि यूक्रेन के संकट में यूरोप के लिए चेताने वाला बहुत सिग्नल सामने आ सकता है, ताकि वो ये भी देख लें कि एशिया में क्या हो रहा है। यूरोप को ये दो टूक जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि आपने यूक्रेन के बारे में बात की, मुझे याद है 1 साल से भी कम समय पहले अफगानिस्तान में क्या हुआ था, जहां समूची नागरिक संस्थाओं को दुनिया ने अपने फायदे के लिए उसके उसी हाल पर छोड़कर अपने आप को समेटकर वहां से बाहर निकाल दिया था। अब इन तमाम बयानों को देखिए और इन बयानों के आधार पर अब मैं विवेक आपका इस्तेमाल करना चाहता हूं। मैं अब आपसे सवाल पूछना चाहता हूं। याद कीजिए, हिंदुस्तान ने अंतर्राष्ट्रीय मंच पर, अंतर्राष्ट्रीय पटल पर, तमाम शक्तिशाली देशों के मंचों पर भारत ने कब इस तरह की तीखी, सरल, साफ, स्पष्ट दो टूक बातें कही? शायद आपको याद नहीं आएगा, और ये इसलिए याद नहीं आएगा क्योंकि ऐसी बातें आमतौर पर कूटनीति के बहुत मीठे अल्फाजों में लपेट कर परोसी जाती है। लेकिन यह बदला हुआ हिंदुस्तान है साहब। इस हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री जब डंके की चोट पर कहता है कि घर में घुसेंगे और मारेंगे भी, तो जाहिर सी बात है हिंदुस्तान की विदेश नीति उसी पर आधारित हो जाती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्पष्ट तौर से पाकिस्तान को चेतावनी दी थी कि अगर हिंदुस्तान के नागरिकों, हिंदुस्तान के सैनिकों पर पाकिस्तान ने आंखें तरेरी तो भारतीय सैनिक पाकिस्तान को छोड़ेंगे नहीं, उनके घर में घुसेंगे और उन्हें मारेंगे। और यही स्थिति है और यही विदेश नीति का नमूना है जो आज आप अंतर्राष्ट्रीय पटल पर देख रहे हैं, जहां भारत बखूबी अपने पॉइंट ऑफ एक्शन को, अपने नेशनल इंटरेस्ट को, अपने निहित नागरिक स्वार्थ को पहले रखकर विदेश और तमाम देशों की बातों को पीछे रख रहा है। आइए बात करते हैं आतंकवादियों के अड्डों में घुसकर मारेंगे। आतंकवादियों के अड्डे में घुसकर मारेंगे, ये नए भारत की नीति है। आतंक को हरा कर ही हम दम लेंगे, ये हमारा संकल्प है। जम्मू कश्मीर में राष्ट्रवादियों के मन में हमने एक नया विश्वास जगाया है। अब जम्मू कश्मीर में स्थिति सामान्य बनने का हमारा संकल्प, हम सामने देख रहे हैं परिणाम को। तो आपने देखा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या सख्त संदेश दिया था, और यही शक्ति, यही दृढ़ निश्चय, यही विश्वास अब भारतीय विदेश नीति का मूल धार है। इस मूल आधार पर ही विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कई जगहों पर जाकर भारत की विदेश नीति को एक आयाम दिया है। आइए अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश की सरकार की। उत्तर प्रदेश की सरकार किस तरीके से गैंगस्टर्स या गैंगस्टर के एक्ट के तहत आरोपियों के खिलाफ जबरदस्त कार्रवाई कर रही है, यह अब आपको दिखाते हैं। जेल में बंद उत्तर प्रदेश के बाहुबली नेता मुख्तार अंसारी के दिल्ली, लखनऊ और गाजीपुर के ठिकानों पर एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की 12 टीमों ने छापा मारा है। मुख्तार अंसारी और उनके भाई बीएसपी के सांसद अफजाल अंसारी के मोहम्मदाबाद स्थित आवास पर गुरुवार सुबह ईडी की टीम पहुंची और गाजीपुर में 3 व्यापारियों के यहां भी साथ ही साथ छापे मारे गए। इसी तरह दिल्ली और लखनऊ में भी कई ठिकानों पर एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की टीमें पहुंची और उन्होंने भी छापेमारी की। डॉलीबाग के ठिकानों पर बैंक ट्रांजैक्शन के दस्तावेज बरामद हुए। लखनऊ की इस निवास पर भी एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की टीम पहुंची थी। मुख्तार के लैंड ग्रैब डेवलपर्स, माफ कीजिएगा, मुख्तार अंसारी के एक लैंड ग्रैब की बात, विकास कंस्ट्रक्शन, अंसारी कंस्ट्रक्शन एंटरप्राइजेस के लेन देन का पूरा ब्यौरा लिया गया है और सोर्सेज के मुताबिक बैंक के लेन देन के दस्तावेज ईडी टीम को मिले हैं, उन्हें जब्त किया जा रहा है। लेन देन कितने के हैं, किस बैंक के हैं, इसके बारे में फिलहाल अधिकारियों ने कुछ बताया नहीं है, लेकिन जाहिर सी बात है बहुत जानकारी इसमें छिपी हुई होगी।
मुख्तार अंसारी के लोक निर्माण विभाग और रेलवे ठेके और उसके साथ साथ मछली कारोबार से जुड़े कारोबारियों की पूर्व डीजीपी एस.सी. अवस्थी ने ईडी की रिपोर्ट भेजी थी और इसी के आधार पर छापेमारी हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले के अपने भाषण में लोगों से देश में भ्रष्टाचार मिटाने की अपील की थी और इसके बाद ईडी लगातार एक के बाद एक जगहों पर छापे मार रही। आज एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने कई जगहों पर छापे मारे हैं। इस तरह के छापे कहां पड़े हैं, कौन कौन सी बड़ी मछलियां पकड़ी गई हैं, अब जरा इसके बारे में आपके सामने जानकारी साझा करते हैं। 22 से 24 जुलाई के बीच एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने पश्चिम बंगाल में ममता सरकार के पूर्व मंत्री रहे पार्थ चैटर्जी की करीबी अर्पिता मुखर्जी के ठिकानों पर रेड की। यह रेड शिक्षक भर्ती घोटाले को लेकर हुई। 12 जुलाई को ईडी ने पश्चिम बंगाल में रश्मि ग्रुप पर छापेमारी की। यह मामला 73 करोड़ रुपए से ज्यादा के हेरफेर का था। इसमें 95 करोड़ की बैंक डिपॉजिट वाले खाते को सीज भी किया गया है। ये खाते पश्चिम बंगाल के रश्मि ग्रुप से संबंधित हैं। 9 जुलाई को झारखंड मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के करीबी पंकज मिश्रा के घर पर 5 करोड़ रुपए से ज्यादा नकदी बरामद की गई। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की छापेमारी में यह नकदी बरामद की गई है। झारखंड में 18 ठिकानों पर यह छापेमारी हुई। 7 मई को झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के करीबी और 2002 बैच के आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल पर अलग अलग जगहों पर इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की छापेमारी हुई, जिसमें 19.31 करोड़ की नकदी जब्त की गई। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने उससे जुड़े 18 से ज्यादा ठिकानों पर छापेमारी की है। यह हमने आपको तमाम जानकारी दी। इसके साथ साथ 22 से 24 जुलाई के बीच पश्चिम बंगाल की अर्पिता मुखर्जी के बारे में भी हमने आपको अभी बताया। उनके घर जब रेड हुआ था तो क्या सामने आया, ये बात भी हमने आपके सामने रखी है। अभी तक अर्पिता मुखर्जी के पूरे मामले में 73 करोड़ से ज्यादा की हेरफेर की बात सामने आ चुकी है। 95 करोड़ रुपए के बैंक डिपॉजिट के खाते सीज किए जा चुके हैं। ये खाते पश्चिम बंगाल के रश्मि ग्रुप से संबंधित हैं। मौसम की मार जबरदस्त है इस बार हिंदुस्तान में, जिसकी वजह से कई सारी मुश्किलें खड़ी हो गई हैं। बंगाल की खाड़ी में कम दबाव के पड़ने की वजह से उड़ीसा में पिछले कुछ दिनों में भारी बारिश चल रही है, जिसकी वजह से प्रदेश के 10 जिलों में बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो गई है। बाढ़ की वजह से कई जिलों में नदियां उफान पर हैं। साथ ही प्रदेश के निचले स्तर के गांवों में बाढ़ का पानी लगातार आ रहा है, जिसने जनजीवन को अस्त व्यस्त कर दिया है। उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने भारी बारिश की वजह से बाढ़ की स्थिति के मद्देनजर वरिष्ठ अधिकारियों के साथ एक समीक्षा बैठक की है। मुख्यमंत्री ने बैठक में बाढ़ प्रभावित 10 जिलों के कलेक्टर को हाई अलर्ट पर रहने का आदेश दिया है। साथ ही जिला कलेक्टरों को सभी सरकारी अधिकारियों की 7 दिनों तक छुट्टी को भी रद्द करने और प्रभावित जिलों में स्कूल को बंद करने का आदेश दिया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि जानमाल का नुकसान न हो, इस बात का विशेष ख्याल रखा जाए। देश के कई ऐसे राज्य हैं जहां बहुत भारी मात्रा में बारिश हो रही है। बारिश की वजह क्या है, ये आपको हम समझाते हैं। आप देखिए, बंगाल की खाड़ी में फिलहाल एक बहुत बड़ा डिप्रेशन है। डिप्रेशन आमतौर पर तब कहा जाता है जब तापमान समुद्र का बढ़ जाता है और इवेपोरेशन बड़े पैमाने पर होने लगता है। इसकी वजह से आसपास जो हवा का बहाव है वो बदल जाता है और डिप्रेशन से निकली हुई हवा बहुत तेज तरीके से समुद्र से उसके बाद जमीन पर आनी शुरू हो जाती है। ये हवा जब जमीन तक पहुंचती है, यानी कि समुद्री तट से होते हुए भारत के जमीनी हिस्सों में पहुंचती है, तो वो बारिश की बूंदों से भरी होती है। और ये 4 राज्य हैं जहां जबरदस्त बारिश हो रही है: पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। इन चारों राज्यों में डिप्रेशन की वजह से, जो कि बंगाल की खाड़ी में है, उसकी वजह से जबरदस्त बारिश हो रही है और यह बारिश अभी तक अनप्रेसिडेंटेड कैटेगरी मानी जा रही है मौसम विभाग के मुताबिक। अब आपको गुजरात में जो बाढ़ की तस्वीरें हैं वो दिखाते हैं।
पिछले 3 दिनों में बारिश की वजह से जनजीवन पूरी तरीके से गुजरात में अस्त व्यस्त हो चुका है। बारिश की वजह से बीते 24 घंटे में 14 लोगों की मृत्यु हो चुकी है और 83 लोग अब तक अपनी जान खो चुके हैं। मौसम विभाग ने नवसारी, वलसाड, गिर सोमनाथ और जूनागढ़ में बारिश का हाई अलर्ट जारी किया है। बताया जा रहा है कि मवेशियों को भी सुरक्षित रखने की पूरी कोशिश की जा रही है, क्योंकि अब तक तकरीबन 500 मवेशियों की बारिश की वजह से जान जा चुकी है। आपदा मंत्री राजेंद्र त्रिवेदी के मुताबिक 730 गांव आज ऐसे हैं गुजरात में जहां पर बिजली उपलब्ध नहीं है। राज्य सरकार का कहना है कि जल्द से जल्द बिजली की सप्लाई को शुरू कराने की कोशिश की जा रही है। गांव में जिस तरह से लोगों का नुकसान हो रहा है वो भी बहुत बड़ा है, इसका आकलन किया जा रहा है और गुजरात की सरकार मुआवजे की पूरी तैयारी कर रही है। यही हाल लगभग मध्य प्रदेश का भी है। मध्य प्रदेश में लगातार कई जगहों पर भारी बारिश हो रही है और नदियां उफान पर हैं। निचले इलाकों में बाढ़ की वजह से बैतूल, पिपरिया, पंचमढ़ी, इन तमाम इलाकों में जबरदस्त बारिश हो रही है और यहां पर जल भराव की बड़ी स्थिति दिखाई दे रही है। तावा डैम के गेट को दोबारा खोलने की कोशिश की जा रही है। वहीं भोपाल नागपुर नेशनल हाईवे पर नवनिर्मित सुखतावा पुल का एक हिस्सा गिर गया है और देर रात आंधी और पानी की वजह से इटारसी शहर में बाढ़ के हालात उत्पन्न हो गए। नाले का पानी मोहल्ले और मेहर गांव के घरों में घुस चुका है। कई जगहों पर पानी 3 से 4 फीट तक पहुंचा हुआ है, जिसकी वजह से लोगों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। महाराष्ट्र में भी मुंबई वासियों की मुश्किलें थमने का नाम नहीं ले रही हैं। हालांकि कुछ इलाकों में हल्की फुल्की बारिश हो रही है, लेकिन मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे के लिए शहर और उपनगरों में मध्य बारिश से जाकर मध्यम बारिश से लेकर तेज बारिश की चेतावनी जारी कर दी है। मौसम विभाग का मानना है कि आने वाले वक्त में महाराष्ट्र और खास करके मुंबई में तेज बारिश की आशंका है। पंजाब में भी बाढ़ की स्थिति काफी गंभीर बन रही है। सड़कें तालाब में तब्दील हो रही हैं। मौसम विभाग ने इन जिलों में भारी बारिश की संभावना के तहत अलर्ट जारी कर दिया है, जो कि ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इससे पहले पंजाब के कई जिलों में सुबह से ही आसमान में बादल छाए हुए हैं। जबरदस्त बारिश हो रही है और इस बारिश की वजह से जनजीवन पूरे तरह से अस्त व्यस्त है और लोगों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। अब हिमाचल प्रदेश की बात करते हैं। हिमाचल प्रदेश के कई हिस्सों में तेज बारिश हो रही है। कालका शिमला नेशनल हाईवे 5 पर एक फ्लाईओवर का हिस्सा बारिश की वजह से टूटकर नीचे गिर गया है, जिसके बाद रास्ता बंद हो गया है। ये आपको हम दिखा रहे हैं फ्लाईओवर का टूटा हुआ वो हिस्सा जो कि हिमाचल प्रदेश का है। जम्मू कश्मीर से भी कुछ इसी तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं। जम्मू कश्मीर में भी जबरदस्त बारिश हो रही है और बारिश की वजह से मौसम खराब है। कई इलाकों में भूस्खलन और बाढ़ जैसी स्थिति उत्पन्न हो चुकी है, जिसकी वजह से लोगों को नाली और नदियों में तेज बहाव से जूझना पड़ रहा है। बिहार की बड़ी खबर अब सामने आ रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आरसीपी सिंह के नाम पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि छोड़िए ऐसे लोगों की बात कौन करता है, ऐसे लोगों की बात कौन करता है। उन्होंने कहा ऐसे लोगों को ललन सिंह अच्छे से जवाब देंगे। ललन सिंह नीतीश कुमार के बहुत विश्वास प्राप्त हैं। पार्टी का क्या हाल कर दिया आरसीपी सिंह ने, ललन सिंह इस तरह के सवालों का अच्छा जवाब देंगे। नीतीश कुमार ने आरसीपी सिंह के खिलाफ जो अपनी बातें कही हैं वो उनकी पीड़ा को प्रदर्शित करती है। उन्हें बहुत दुख है इस बात का कि आखिरकार क्या हो रहा है। राजस्थान के जालोर में अब खबर आ रही है, वो भी हम आपको दिखाएंगे, लेकिन इससे पहले जरा बिहार की बात कर लेते हैं कि बिहार में स्थिति लगातार बहुत खराब चल रही है और इस खराब स्थिति में जहां अपराध की स्थितियां लगातार उत्पन्न हो रही हैं, वहीं गठबंधन को लेकर भी असमंजस और उहापोह की स्थिति है। आरसीपी सिंह को लेकर काफी नाराज चल रहे हैं नीतीश कुमार। राजस्थान की यह खबर आपके लिए। राजस्थान के जालोर में 9 साल के बच्चे की पानी पीने को लेकर हत्या के मामले में अब सियासत जबरदस्त हो रही है। आम आदमी पार्टी आज इस पूरे मामले को लेकर दिल्ली में कांग्रेस मुख्यालय के बाहर प्रदर्शन कर रही थी। इस दौरान आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस की राजस्थान की सरकार को जबरदस्त तरीके से घेरने की कोशिश की।
कांग्रेस लीडरशिप के खिलाफ बड़ी नारेबाजी की गई। ये तस्वीरें अभी आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं। इस मौके पर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पीड़ित के खिलाफ जल्द से जल्द इंसाफ की मांग की। कहा कि इंसाफ तुरंत मिलना चाहिए। बताया जा रहा है कि इस प्रदर्शन के दौरान आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पुलिस के साथ झड़प भी ली और पुलिस ने उन्हें हिरासत में लिया है। इस प्रदर्शन में आम आदमी पार्टी के विधायक, राजस्थान के प्रभारी विनय मिश्रा, एसटी-एससी विंग के अध्यक्ष कुलदीप कुमार के साथ साथ कई और आम आदमी पार्टी के प्रमुख व्यक्ति मौजूद रहे। और इसी खबर पर अभी और राजनीति हो रही है। 9 साल की इस बच्ची के ऊपर हुए अत्याचार को लेकर अब अलग अलग राजनीतिक दल सामने आते दिखा रहे हैं। जो इस सियासी संग्राम है वो और तेज हो रहा है। एक तरफ कांग्रेस का घेराव आम आदमी पार्टी कर रही है, तो दूसरी तरफ भीम आर्मी अब इस पूरे मुद्दे पर कांग्रेस के मुख्यालय पर प्रदर्शन करती हुई दिखाई दे रही है। कांग्रेस लीडरशिप के खिलाफ नारेबाजी हो रही है और आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग की जा रही है। इस हमले के बीच पुलिस ने भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं को भी हिरासत में ले लिया है। हमने अभी आपको ये हेडलाइन में ये बात दिखाई थी कि जबलपुर में एक आरटीओ के पास से 16 लाख रुपए कैश बरामद किया गया है। 16 लाख रुपए एक आरटीओ के पास से। संतोष पाल नाम के ये आरटीओ हैं। EOW का ये छापा था। संतोष पाल जी जबलपुर में 6 मकान के मालिक बताए जाते हैं। संतोष पाल 3 जगहों पर उनके जहां पर घर थे वहां पर छापेमारी हुई है। जबलपुर में क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी संतोष पाल के घर पर EOW ने आय से अधिक संपत्ति के मामले में सर्च ऑपरेशन शुरू किया था और उसके बाद धीरे धीरे उनके 6 घर का पता चला, यानी कि 6 भवन उनके पास थे और एक फार्म हाउस, 2 गाड़ी, मोटरसाइकिल, जबरदस्त तरीके से कैश, ये तमाम चीजें मिली हैं। आज भारत सरकार ने एक बहुत ही निर्णायक और ठोस कदम लिया। हालांकि लगातार इस तरह की खबरें हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। जब सरकार ऐसे तमाम YouTube चैनल्स या वेबसाइट्स पर प्रतिबंध लगा रही है जो नफरत की आग या देश विरोधी गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए YouTube पर डिजिटल प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल करके लोगों को बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं। आज ऐसे ही कुछ YouTube चैनल्स पर और वेबसाइट्स पर भारतीय इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री ने यह जबरदस्त कार्रवाई की है। भारत के खिलाफ दुष्प्रचार करने वाले, जिहादी ज्ञान देने वाले, धर्म विशेष के लोगों के दिलो दिमाग में भारत के खिलाफ जहर भरने वालों पर सरकार ने डिजिटल स्ट्राइक कर दिया है। केंद्र सरकार ने जिहादियों के भोंपू पर ऐसा हंटर चलाया है कि अब उनकी जुबान से भारत के खिलाफ आवाज तक नहीं निकलेगी। नरेंद्र मोदी के पीएम बनने के बाद से ही पाकिस्तान और आतंकियों की हर चाल नाकाम हो रही है और अब आतंकी भारत में जहर फैलाकर, अफवाह फैलाकर दंगा कराने की साजिश रच रहे हैं और ये षड्यंत्र पाकिस्तान की धरती से की जा रही है। भारत को पूरी दुनिया में बदनाम करने के लिए, भारत में धर्म विशेष के लोगों के दिमाग में जहर भरने के लिए अब जिहादी गैंग YouTube चैनल के जरिए दुष्प्रचार में जुट गया है, जिसका काम है ही एंटी इंडिया दिखा लोगों को भड़काना। केंद्र सरकार ने ऐसे 8 YouTube चैनल को बैन कर दिया है जिन्होंने भारत को बदनाम करने की मुहिम छेड़ रखी थी। अब जरा इन तस्वीरों को देख लीजिए। बकरीद मनाने पर मोदी ने लगाई रोक, भारत में छिड़ा धर्म युद्ध, मक्का मदीना पर हमला, नहीं बचेगा देश। क्या भारत में बकरीद मनाने पर रोक लगी थी? क्या भारत ने कभी किसी धर्म स्थल पर हमले की तैयारी की थी? तो इसका जवाब है नहीं। बावजूद इसके जिहादी गैंग धर्म विशेष को लेकर पूरी दुनिया में भारत को बदनाम करने में जुटा है, लोगों को डराने में जुटा है ताकि भारत के खिलाफ माहौल खराब हो। और नुपुर शर्मा को लेकर हुआ बवाल,
कानपुर दंगा इन्हीं जिहादी गैंग की साजिश है। लेकिन अब भारत सरकार ने ऐसे जिहादी यूट्यूब चैनल पर डिजिटल स्ट्राइक कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। हम यहां पर एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। बने रहिए हमारे साथ, खबरें अभी और भी।